हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रजनी में एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों से संबंधित जानकारियों को देखे थे। जो व्यक्ति नहीं देखे होंगे कृपया प्लेलिस्ट से जाकर उसे ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का और इससे संबंधित कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हाँ दोस्तों, वीडियो एक बार कम से कम पूरा देखिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं जो है, हड़प्पा सभ्यता कहें, इसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहें, इसकी जो प्रमुख विशेषता है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर नियोजन है। नगर नियोजन प्रायः दो भागों में था। नगर जो है बने हुए थे, जो दो भागों में बने हुए थे। एक पूर्वी भाग में बना हुआ था और दूसरा पश्चिमी भाग में बना हुआ था। पूर्वी भाग में जो नगर बसे हुए थे वे नीचे की तरफ थे, अर्थात जो श्रमिक वर्ग के लोग इसमें रहा करते थे, जबकि पश्चिमी भाग जो होता था वह टीले पर दुर्गीकृत होता था। टीला पर दुर्गीकृत, टीले मतलब ऊंचे स्थान पे दुर्गीकृत मतलब उसको चारों तरफ से चारदीवारी से घिरा हुआ रहता था। तो सामान्यतः नगर दो प्रकार के देखने को मिले हैं, लेकिन इससे अपवाद है। इसके यहाँ से अपवाद वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थल है जहाँ से कोई दुर्गीकरण का प्रमाण नहीं मिला है, यानी किसी भी तरह की घेराबंदी नहीं की गई, दुर्गीकरण का प्रमाण नहीं मिला है। तो ये चनहुदड़ों से किसी भी तरह के दुर्गीकरण का प्रमाण नहीं मिला है। वहीं कालीबंगा की बात करें, दूसरा अपवाद है कालीबंगा, और कालीबंगा में दोनों जो हिस्से हैं, पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा, ये दोनों दुर्गीकृत हैं और दोनों अलग अलग हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो है अपवाद इसका है धौलावीरा। धौलावीरा जो है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जहां से तीन अलग अलग नगर के प्रमाण मिले हैं, यानी तीन अलग अलग हिस्सों में नगर बटा हुआ है। तो ये जो है उत्तर, मध्य और निम्न तीन हिस्सों में बटा हुआ है धौलावीरा से। धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लोथल की। तो लोथल से जो है पश्चिमी और पूर्वी दोनों भाग नगर के एक साथ दुर्गीकृत मिले हैं। हाँ, पश्चिमी भाग टीले पर है जबकि पूर्वी भाग नीचे की ओर है। तो दोनों एक साथ दुर्गीकृत मिले हैं। तो अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल जिसका दोनों नगर के दोनों भाग एक ही दुर्ग के अंदर मिले हैं, तो लोथल में मिले हैं। अब बात करते हैं नगर योजना की। नगर कैसे बसी हुई है? तो नगर जो है सड़कों के किनारे बसी थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। जिसे हम लोग आज ग्रिड प्रणाली यानी जालीनुमा ग्रिड प्रणाली के नाम से जाना जाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की सड़कें किस प्रणाली पर आधारित थीं? तो हड़प्पा सभ्यता की सड़कें ग्रिड प्रणाली पर आधारित थीं। हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य सड़क थी लगभग 10 मीटर चौड़ा होती थी और इसकी जो गलियां होती थी 3 मीटर चौड़ा होती थी। नगर के में जो मुख्य सड़क होती थी, सड़क के पास में नालियां बनी होती थी, नालियां अंडरग्राउंड होती थी, पक्की ईंटों की नालियां बनी हुआ करती थी। ठीक है, इसमें मतलब स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखा गया है इसमें और स्वच्छता का। अब बात करते हैं हम लोग भवन की। तो भवन जो है, भवन के मुख्य दरवाजे जो है, खिड़कियां मुख्य सड़क पर नहीं होते थे। इसका सिर्फ अपवाद है लोथल में मुख्य सड़क पर दरवाजे खुलते थे, यानी मुख्य सड़क पर दरवाजे मिले हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा हड़प्पाई स्थल है जहां से मुख्य सड़क पर दरवाजे के अवशेष मिले हैं? तो यह लोथल है। भवन जो होते थे प्रायः 2 मंजिला होती थी और कहीं कहीं कच्ची और कहीं कहीं पक्की का ईंटों का प्रयोग देखने को मिला है। मूल रूप से कालीबंगा से कच्ची ईंटों का प्रयोग देखने को मिला है।
तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कच्ची ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से देखने को मिला है, तो यह कालीबंगा से मिला है। वहीं वक्राकार ईंटें हड़प्पा कालीन किस स्थल से मिला है, तो चनहुदड़ो से मिला है। अब बात करते हैं हम लोग ईंटों की जो अनुपात कितना होता था, तो ईंटों का जो अनुपात होता था 4:2:1 होता था। समुचित जल निकासी व्यवस्था है, देखिए स्वच्छता का पूरा ध्यान था, जल निकासी का भी बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया गया था उस समय में। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को भारत की सबसे प्राचीन और सबसे विकसित सभ्यता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ऐसे विकसित सभ्यता आज भी भारत में नहीं है, जिस तरीके से नियोजित ढंग से वो बसा हुआ था। तो ध्यान दीजिए, घरों के पास जो है छोटी नालियां होती थी, और जो वो नालियां मुख्य सड़क में जो बड़ी नालियां होती थी उसके साथ मिली होती थी। अब ध्यान दीजिए, इस नालियों की जो बड़ी विशेषता है कि इस नालियों में जगह जगह पे गड्ढे होते थे, जिसमें जाकर के गंदगी जमा हो जाती थी, और उस गंदगी को जैसे आज निकाला जाता है उसी तरह से उस समय में भी निकाला जाता था। और ये जो नालियां हैं सामान्यतः पक्की ईंटों की बनी होती थी, लेकिन इसका भी अपवाद है। कालीबंगा में कच्ची ईंटों की नालियां देखने को मिली हैं। कालीबंगा में कच्ची ईंटों की नालियां देखने को मिली हैं। वहीं धौलावीरा में लकड़ी की बनी नालियों का उल्लेख मिला है। तो क्वेश्चन पूछता है, मतलब उल्लेख नहीं, यहाँ पे प्रमाण मिला है। तो क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कच्ची ईंटों की नालियां कहाँ से मिली है देखने को। तो हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की नालियां कालीबंगा से मिली है, और लकड़ी की बनी नालियां धौलावीरा से मिली है। जबकि कौन सा स्थल, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा स्थल है जहां से जल निकासी के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो ये बनावली जो है, बनवाली, यहाँ से जल निकासी के प्रमाण नहीं मिले हैं। अब बात करते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन की। सामाजिक स्थिति कैसी थी, तो समाज जो है मातृसत्तात्मक था। यह इस आधार पे कहा जाता है कि अधिकांशतः मूर्तियां महिलाओं की ही मिली हैं। इस आधार पे इसलिए कहा जाता है, इसीलिए इसे मातृसत्तात्मक समाज के रूप में जाना जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, समाज में सती प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। 2 जगह से माना जाता है कि ऐसा सती प्रथा का ही साक्ष्य है, एक लोथल है और एक कालीबंगा। लोथल से 3 युगल सावधान मिले हैं। युगल मीन्स होता है जोड़ा, और 3 जोड़े सावधान मतलब कि 3 पति पत्नी का सावधान, मतलब कि उनको दफनाया गया एक जगह मिला है लोथल से, और कालीबंगा से भी 1 युगल सावधान मिले हैं। तो क्वेश्चन यह भी पूछा गया है कि 3 युगल सावधान के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से मिला है। अब ध्यान दीजिएगा, समाज में दास प्रथा का भी चलन था, और उस समय के जो लोग थे वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। बात करें आभूषण की, उस समय जो लोग हैं आभूषण पहनते थे, सोने चांदी माणिक्य मिट्टी सीप दांत, सीप के हाथी दांत के इस इत्यादि जो है आभूषण पहना करते थे। उसमें अधिकांशतः लोग जो है मनके का प्रयोग करते थे। अब बात करें हम लोग सौंदर्य प्रसाधन के साधन। ये सौंदर्य प्रसाधन के साधन में मतलब मुख्य रूप से ये लोग, मतलब महिलाएं जो हैं आज जो हम लोग लिपस्टिक करते हैं उसे मतलब ओठ रंगन, उस्तरा इत्यादि पहना करती थी, जिसका प्रमाण जो है चनहुदड़ों से मिला है। उस समय में लोगों के मनोरंजन का जो साधन था वह चेस था। खेलते थे वो लोग शतरंज, चेस खेलते थे। नृत्य गान और शिकार करना उनका मुख्य मनोरंजन का साधन था। वही बात करें हम लोग वस्त्र वो कैसे पहनते थे, तो वे लोग सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सामाजिक स्थिति में ही हम लोग समाधान को देख लेते हैं। ऐसे समाधान धार्मिक स्थिति के अंदर भी आएगा और सामाजिक अंतर्गत भी हम इसे रख सकते हैं। तो समाधान मतलब मृतकों के दफनाने की जो प्रथा है वह है समाधान। अब समाधान में दाह संस्कार है। दाह संस्कार का मतलब है जलाना, और इस तरह से हिंदू विधि की प्रथा यहाँ पे मिलती है देखने को। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम जो है दाह संस्कार का प्रावधान कहाँ से देखने को मिलता है, तो ये हड़प्पा सभ्यता से ही मिलता है। अब आंशिक समाधान, ये आंशिक समाधान का क्या है, तो आंशिक समाधान का मतलब है कि शव को खुला छोड़ दिया जाता था। शव को खुला छोड़ने के बाद उसे पशु पक्षी खाते थे,
खाने के बाद जो अवशेष बचता था उसे दफने दिया जाता था। यह प्रथा वर्तमान में पारसी प्रथा के रूप में जानी जाती है, पारसी विधि के रूप में। उसके बाद है पूर्ण समाधान, मतलब व्यक्ति को जो मर गया है, मृत व्यक्ति को उसके पूरे शरीर को मिट्टी के अंदर दफन कर दिया जाता था। अर्थात आज की जो मुस्लिम प्रथा है वह उस समय पूर्ण समाधान के रूप में देखी जाती थी। आंशिक, पूर्ण और दाह संस्कार का प्रमाण, तीनों का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दाह संस्कार, आंशिक समाधान और पूर्ण समाधान का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। अब ध्यान दीजिएगा, विदेशी लोगों को दफनाने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो यह हड़प्पा से मिला है। मालिक के साथ कुत्ते का समाधान, यानी कुत्ते को दफनाने की का प्रमाण कहाँ से मिला है? हड़प्पा कालीन स्थल रोपण से मिला है। इसके अलावा जो है मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने की जो प्रथा है वह बुर्ज होम से भी मिले हैं, जम्मू कश्मीर के, लेकिन वो हड़प्पा कालीन नहीं, हड़प्पा काल से पहले का है, लेकिन ये हड़प्पा काल में रोपण से भी मिला है। वो बात करते हैं आर्थिक जीवन की। हड़प्पा सभ्यता की जो आर्थिक जीवन थी, कृषि, पशुपालन और व्यापार पर डिपेंड था। कृषि में कुल 9 प्रकार की फसलों का ज्ञान था उन्हें, जैसे गेहूं, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, राई, सरसों, तिल, चावल इत्यादि फसलों का उन्हें ज्ञान था। यहाँ से अक्सर जो क्वेश्चन पूछी जाती है कि चावल का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो चावल का प्रमाण लोथल से मिला है। वहीं धान की भूसी का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो रंगपुर से मिला है। कपास का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करें पशुओं की, कौन कौन से पशु वे पालते थे? तो गाय, बैल, बकरी, भेड़, कुत्ता, बिल्ली और हाथी वे पालते थे। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस जंतु, किस जीव से, मतलब सॉरी, किस पशु से हड़प्पावासी परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी शेर से परिचित नहीं थे। यह क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। अब ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि घोड़े की अस्थियां हड़प्पा कालीन कहाँ से मिली हैं? तो सुरकोटदा से मिली हैं। और घोड़े की दांत कहाँ से मिली है? तो राना गुंडई से मिली है। और वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि घोड़े की मृंड मूर्ति कहाँ से मिली है? मृंड मतलब मिट्टी की बनी हुई मूर्ति घोड़े की कहाँ से मिली है? तो यह मोहनजोदड़ो से मिली है। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे प्रिय पशु है वो कौन सा है? तो ये कुबड़ वाला सांड है, या कुबड़ वाला बैल कहें हम लोग। और सबसे प्रिय पक्षी हंस, कहीं कहीं पे इसे कबूतर भी देता है। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार की बात करें तो व्यापार जो है समकालीन सभ्यता से ज़्यादातर मतलब मेसोपोटामिया से होती थी, जिसका उल्लेख मेसोपोटामियाई शासक सारगोन के दिलमुन, यानी फारस की खाड़ी के पास दिलमुन अभिलेख है, उससे मिलता है। दिलमुन अभिलेख में सिंधु को मेलुहा कहा गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा किसमें कहा गया है? तो सारगोन के दिलमुन अभिलेख में कहा गया है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहता था? तो मेलुहा के नाम से जाना जाता था। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट बात करें हम लोग मेसोपोटामिया से जो है 2 प्रकार की मुहरों का जिक्र मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की 2 प्रकार की मुहरें, उर और कीस नामक 2 मुहरें मेसोपोटामिया से मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय निर्यात की जाती थी सूती वस्त्र और हाथी दांत की वस्तुएं, जबकि आयात किया जाता था यानी खरीदा जाता था तांबा। तांबा जो है खेतड़ी के खान से, राजस्थान के खेतड़ी का खान आज भी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो तांबा खेतड़ी के खान से खरीदा जाता था। वहीं कर्नाटक के कोलार से सोनार खरीदा जाता था। अफगानिस्तान के बदखशा से चांदी खरीदी जाती थी और अफगानिस्तान से ही टीन और लाजवर्द मंगाई जाती थी, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, पूरा देखिए, अच्छा लगेगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए। देखिए, उद्योग की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में जो वस्त्र उद्योग था वो उसका प्रमाण मिला है और मिट्टी के बर्तन के उद्योग का प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो से लाल रंग के कपड़ा का उल्लेख मिला है, जिक्र मतलब मिला है, वहां से अवशेष मिला है। कालीबंगा से जो है मिट्टी के बर्तन पर सूती कपड़े की छाप के प्रमाण मिले हैं। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि कालीबंगा से किस स्थल से, किस हड़प्पाई स्थल से मिट्टी के बर्तन पर सूती कपड़े की छाप मिली है? तो कालीबंगा से मिली है। मोहनजोदड़ो से पुरोहित के पत्थर की मूर्ति पर तिपाई अलंकृत साल ओढ़े वस्त्र पर कढ़ाई का उल्लेख मिला है मोहनजोदड़ो से। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरोहित का
पुरोहित के पत्थर की मूर्ति किस हड़प्पा स्थल से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। अब बात करें हम लोग, मिट्टी का बर्तन जो है वो कुम्हार चाक से बनाते थे। चाक का प्रयोग करके मिट्टी का बर्तन बनाते थे। ईंट भट्ठों का भी प्रमाण मिला है, जैसे ईंट भट्टों का प्रमाण आपको कालीबंगा में भी मिला है, और भी जगह है जहाँ से ईंट भट्टों का प्रमाण मिला है। अब बात करते हैं माप तौल की इकाई। हड़प्पा सभ्यता में माप तौल की इकाई जो थी वो फुट और क्यूबिक में मापा जाता था। बाट जो होता था वह घनाकार होता था, और बाट के लिए दो प्रकार के मतलब प्रयोग देखने को मिले हैं। निचले स्तर पर द्विभाजन प्रणाली थी, जबकि ऊपरी स्तर पर दशमलव प्रणाली देखने को मिलती है। और मापतोल जो होती थी 16 के आवर्तक में होती थी, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, इस तरीके से 16 के आवर्तक के रूप में मापतोल होती थी। नेक्स्ट बात करें कला की। कला में जो है उस समय हथियार जो बनते थे मुख्य रूप से कुल्हाड़ी, आरा, खुरपा, छुरी, आरी, बर्छा, इस तरह से हथियारों का प्रयोग होता था। बात करें मूर्ति कला की, तो मूर्ति कला में जो है मूर्तियां जो बनती थीं धातु की, मिट्टी की और पत्थर की बनती थीं। धातु, पत्थर और मिट्टी की बनती थीं। धातु की जो मूर्तियां बनती थीं उसे लुप्त मोम विधि के द्वारा बनाया जाता था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा कालीन धातु की मूर्तियां किस विधि के द्वारा बनती थीं? तो लुप्त मोम विधि के द्वारा बनती थीं। वहीं मिट्टी की जो मूर्ति बनती थी उसमें मानव की जो मूर्ति होती थी वो ठोस होती थी, जबकि पशुओं की मूर्ति अंदर से खोखली बनती थी। अब बात करते हैं हम लोग हड़प्पा से कौन कौन सी मिली है। तो पत्थर के पुजारी की मूर्ति हड़प्पा से मिली है। तांबे का मानव मूर्ति भी हड़प्पा से मिली है। नेक्स्ट है चनहुदड़ो से इक्का गाड़ी के प्रमाण मिले हैं। तांबे का इक्का मिला है और कांसे की बैलगाड़ी मिली है। कांसे का रथ भी जो है दैमाबाद से मिला है, और कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कांसे का बैल जो है यह कालीबंगा से मिला है, और मिट्टी का हल यह बनावली से मिला है। मृण्ड मूर्ति जो बनती थी वे चिकोटी पत्ती से निर्मित होती थी और सेल खड़ी की बनती थी। सेल खड़ी मतलब मृण्ड मतलब मिट्टी की मूर्ति है। सेल खड़ी जो है एक मिट्टी का एक प्रकार है, और यह चिकोटी पत्ती से मूर्तियां बनती थी। मोहनजोदड़ो से जो है घोड़े की मृण्ड मूर्ति मिली है, मोहनजोदड़ो के ऊपरी परत से। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि घोड़े की मृण्ड मूर्ति कहाँ से मिली है, किस हड़प्पाई स्थल से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। अब देखिए मनके की बात करें। मनका जो है गुड़िया होता है, जिसे हम लोग माला बनाते हैं। तो इन मनके का जो प्रमाण है वह चनहुदड़ो से मिला है, और चनहुदड़ो से बेलनाकार आकार के मनके बने मिले हैं। ऐसे मनके की कारखाना जो है चनहुदड़ो और लोथल दोनों से मिला है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि मनके की कारखाना निम्न में से कहाँ से मिला है? तो चनहुदड़ो से मिला है और लोथल से भी मिला है। मनके जो होते थे इससे आभूषण बनते थे, और ये आभूषण किस तरह के बनते थे? तो माणिक्य से भी बनते थे, चांदी के भी होते थे, और सोना के भी आभूषण बनते थे। मिट्टी, सीप, हाथी दांत इत्यादि के भी आभूषण बनाए जाते थे। अब बात करते हैं हम लोग मृद भांड की। मृद भांड का मतलब है मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, और मिट्टी के बर्तन जो हैं उस समय काले और लाल मृद भांड मिले हैं। सबसे ज्यादा प्रचलित जो मृद भांड काले और लाल मृद भांड मिले हैं। तो भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के मृद भांड का चलन था? तो काले और लाल मृद भांड का चलन था। वहीं लोथल से जो मृद भांड मिले हैं वहां से पंचतंत्र की जैसी कहानियों का उल्लेख मिला है। पंचतंत्र में जो लोमड़ी और कौवे की जो कहानी का जिक्र है उसका उल्लेख मृद भांडों पे देखने को मिलता है लोथल में। बात करें हम लोग मुद्राओं की। मुद्राएं जो है सर्वाधिक जो मुद्राएं हैं एक श्रृंगी पशु की मिली है, मतलब एक श्रृंगी पशु का उस पर अंकन मिला है। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त मुद्राएं हैं उस पर पशुपति शिव की मुहर भी मिली है, पशुपति शिव का अंकन मिला है वहां पे। अब बात करते हैं हम लोग मुहरों की। इस का जो है कला एवं स्थापत्य का सबसे उत्कृष्ट नमूना मुहर है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा कालीन सबसे उत्कृष्ट नमूना कौन सा है, किसे माना जाता है? तो मुहरों को माना जाता है। मुहरें जो है मुख्यतः सेल खड़ी की बनी होती थी। सेल खड़ी जो है मिट्टी का एक प्रकार है। मुहरें जो है चौकोर होती थी, वर्गाकार होती थी और बेलनाकार होती थी। सबसे ज्यादा जो है वर्गाकार मुहरें मिली हैं
बेलनाकार मुहर जो है फारस की है और यह मुहर लोथल से मिली है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे कि फारस की बेलनाकार मुहर किस हड़प्पाई स्थल से मिली है, तो लोथल से मिली है। मोहनजोदड़ो से मुहर पर बैल की आकृति भी मिली है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि पशुपति शिव का मुहर कहाँ से मिला है। ठीक है, पशुपति शिव का मुहर मोहनजोदड़ो से मिला है, लेकिन इसमें सबसे खास बात यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पशुपति की मुहर से किसका चित्र मतलब किसका नहीं मिलता है, तो बैल का जो चित्र है पशुपति शिव के मुहर से नहीं मिला है। इसमें पशुपति शिव को जो है त्रिमुखी पुरुष के रूप में जो है, 3 मुख वाला पुरुष के रूप में चौकी पर बैठे हुए पद्मासन में बैठे हुए दिखाया गया है, जिसमें 9 जानवर कुल उनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं 7 प्रकार के। दाईं ओर जो है बाघ और हाथी बैठा हुआ है, बाईं ओर गैंडा और भैंसा बैठा हुआ है। चौकी के नीचे जो है दोनों ओर हिरण बैठे हुए 2 ठो, ऊपर में 2 मछली है और एक घड़ियाल के चित्र अंकित मिले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो चित्राक्षर या भाव चित्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है लगभग 400 से 500 संकेत मिले हैं। यह संकेत ईंटों पे, मनकों पे, मृदभांडों पे और मोहरों पे मिले हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक संकेत हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक संकेत लिपि के सर्वाधिक संकेत कहाँ मिले हैं, तो मोहरों पर अधिकांशतः मिली हैं। और कौन से अक्षर सबसे ज़्यादा मिला है, किस अक्षर का आकार सबसे ज़्यादा मिला है, तो यू अक्षर का आकार सबसे ज़्यादा मिला है और मछली का चित्र सबसे ज़्यादा मिला है। और खास बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसी कारण हड़प्पा सभ्यता को अभी भी हम लोग आद्य इतिहास के अंतर्गत रखते हैं, आद्य इतिहास के अंतर्गत पढ़ा जाता है, क्योंकि वैसे इतिहास जिसका लिखित प्रमाण हो परंतु उसे पढ़ा न जा सका हो तो वह आद्य इतिहास के अंतर्गत आता है। अब ध्यान दीजिए, सिंधु लिपि के बारे में जो है सर्वप्रथम विचार किसने दिया था, तो 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दिया था। अलेक्जेंडर कनिंघम इसको पढ़े थे लेकिन पढ़ नहीं पाए थे। उन्होंने बताया कि इसका संबंध जो है यह ब्राह्मी लिपि से ही है। ब्राह्मी लिपि का और भी मतलब पीछे का हिस्सा है, यह समझ में नहीं आ रहा है। इसे पढ़ने का जो प्रथम प्रयास जो है 1925 ईस्वी में L.A. बैडेल ने की थी, लेकिन यह सफल नहीं हो सके। अब बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसे लिखने पर भी विवाद है, बहुत ज़्यादा विवाद है कि किधर से लिखी, कोई कहता दाएं से बाएं लिखी, कोई कहता बाएं से दाएं लिखी गई है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको दोनों माने, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं लिखी गई है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं ऐसे लिखी गई है। ठीक है, इस शैली को हम लोग जो है बुस्ट्रोफेडन शैली के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है किस शैली में लिखी गई है, तो बुस्ट्रोफेडन शैली में लिखी गई है। ऐसे लिपि कैसी है, तो भाव चित्रात्मक है। हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक जीवन की बात करें, तो धार्मिक जीवन में की बात करें तो हड़प्पाई लोग प्रकृति के उपासक थे, प्रकृति पूजक थे, जिनका प्रमुख इष्ट देव मातृदेवी यानी भूमि थी, क्योंकि हड़प्पा से उर्वरा देवी की पूजा का प्रमाण मिला है। उर्वरा देवी इसे इसलिए माना गया है क्योंकि एक स्त्री के पेट से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो से मातृदेवी की मूर्ति मिली है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मातृदेवी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। पशुपति शिव की मूर्ति कहाँ से, मृंड मूर्ति कहाँ से मिली है, तो यह भी मोहनजोदड़ो से मिली है। लिंग पूजा का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है, तो लिंग पूजा का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से ही जो है अग्निवेदिका के भी प्रमाण मिले हैं और लोथल से भी अग्निवेदिका के प्रमाण मिले हैं। अब ध्यान दीजिए कि हड़प्पा सभ्यता में जो है पवित्र वृक्ष जो किसे माना जाता था, तो पीपल को माना जाता था, उसके बाद नीम को। तो सबसे प्रमुख वृक्ष जो है वह है पीपल है। बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो के लोगों का जो धार्मिक मत था वो क्या था, तो देखिए वे लोग जादू टोना में विश्वास करते थे, ताबीज़ों का प्रयोग करते थे, मूर्ति पूजा का चलन था, परंतु मंदिर का निर्माण देखने को नहीं मिला है। हालांकि बनावली से मंदिर होने का प्रमाण माना जाता है, लेकिन उसे पुष्टि नहीं की गई है। वहीं पशु बलि का प्रचलन था, भूत प्रेत को लोग मानते थे, मंत्र तंत्र और पुनर्जन्म में लोग विश्वास करते थे, पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति का चलन उस समय था। तो इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता के मुख्य विशेषताओं को हम लोगों ने देखा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था।
इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में देखेंगे। ऐसे पतन हालांकि तो हम लोग इसमें भी देख सकते थे, लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इस पर अलग अलग इतिहासकारों का क्या क्या मत है और इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसी तरह का अगर सुझाव देना हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए और कृपया वीडियो अंत तक ज़रूर देखा कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।